हाँ जी, जी, हलवे वगैरह से तो मैं पहले फ़ारिग हो चुकी थी और अब इसकी बिरयानी की देग आ गई, बिरयानी पुलाव की देग थी ये। तो हमारे जो हमने टाइम फ़िक्स किया हुआ उस हिसाब से तकरीबन आधा पौना घंटा ये देग लेट ही आई थी। तो जैसे ही जी देग आई, मैंने भी समीना और असलम अंकल से कहा कि आप लोग अलर्ट हों, ताकि ये सोसाइटी के जितने भी मज़दूर थे और गार्ड थे या और डिज़र्विंग लोग थे उन सब में जानी थी, बाँटी जानी थी। तो मेरे हाथ में जो भी प्लेट्स और ट्रेज़ और जिसने जैसे मांगा मैं उसको साथ साथ देती गई, क्योंकि देर ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी थी। हलवा और प्लेट्स और कप्स और चम्मच वगैरह वो सारा गाड़ी में देग आने से पहले ही मैंने रखवा दिया था, ताकि जैसे ही देग आए खाना मैं फ़ौरन पहुंचा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमारे हिसाब से लेट हो चुका था। क्योंकि जो यहाँ के मज़दूर हैं वो 1 से 2 के दरमियान खाना खा लेते हैं, दोपहर के 1 से 2 के दरमियान। तो वो हमारे लिए थोड़ा-सा ये था कि लेट हो रहा था। ख़ैर जी, इसके अलावा भी जितने लोग थे आस-पास जो थे, क्योंकि राशिद के भाइयों के घर भी यहाँ बन रहे हैं, उसके अलावा भी जो गार्ड थे, जितने भी थे, हम सब ने कहा कि आप ना बस बड़ी-बड़ी ट्रेज़ उनको भिजवा देते हैं, क्योंकि उस तरह उनके लिए भी डालना आसान होगा और हमें भी बाँटना आसान हो गया। इसके अलावा मैंने पैक्स भी बनाए हुए थे, जो कि मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं हो सके। उसकी रीज़न ये है कि वो वैसे वीडियो के लिए तो मैंने नहीं बनाए थे, लेकिन वो जितने भी आस-पास के लोग थे उनको भिजवा दिए मैंने। और बात सिर्फ़ ये नहीं है कि एक चीज़ दिखानी होती है, बात सिर्फ़ ये है कि हो सकता है हमारे किसी अमल से कोई किसी को अच्छा ट्रेंड मिले और इसको फ़ॉलो करे। तो सुबह से काफ़ी लोग आ जा रहे थे। मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा उदास थे राशिद, क्योंकि उनकी अम्मी की इस महीने बरसी थी। तो वो आम रूटीन से ज़्यादा जो थे ना वो उदास हुए हुए थे। तो तबीयत उनकी सुबह से ऐसी सी थी, बहुत उदास थे वो। हम भी इस चीज़ को समझ रहे थे, क्योंकि पिछले साल कुछ इसी टाइम में कोई सोच भी नहीं सकता था कि अम्मी ज़िंदा थी, ठीक थी और अचानक उनकी डेथ हो गई। तो वो डेमेंशिया और अल्ज़ाइमर की पेशेंट थी, तो बस अल्लाह ने उनके लिए आसानी ज़िंदगी में कर दी और इंशाल्लाह आखिरत में भी उनके लिए आसानी हो। तो सिर्फ़ खाने के अलावा जो था, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे जो रूटीन में पढ़ते हैं सब ने उनको, मैं भी ऐसी करती हूँ जो रूटीन में कुछ भी पढ़ूँ वो उनको बख्श देती हूँ, उनके साले सवाब कर देती हूँ, क्योंकि अब हम यही कर सकते हैं कि उनके लिए अच्छा कोई फ़ेल करें और उनका सवाब उनको पहुँचा दें। तो लेकिन आज के दिन के लिए मैंने सोचा हुआ था कि उनकी पहली बरसी है, तो चलो मैं एक कुरान पाक पढ़ के मैं उनके ज़रूर इसाले सवाब करूँगी। तो मैंने फिर सुबह ही नमाज के बाद मैंने उनको जो कुरान पाक पढ़ा था वो इसाले सवाब कर दिया। अल्लाह उसको कबूल और मकबूल फ़रमाए और उनके सदक़े से उनके दर्जात मेरी सास के बुलंद करे। बहुत नेक सालिहा औरत थी, तहज्जुद गुज़ार थी। और मैं उनसे हमेशा कहती थी, अम्मी कि ना आपसे मैं जो कुरान मैं पढ़ती हूँ ना बहुत ज़्यादा, तो इसका सबब आपको भी होगा कि आप बैठ के पढ़ती रहती, तो मुझे बहुत शौक आता था, मुझे रश्क आता था कि वो इतना कुरान पढ़ती हैं। मैंने अपनी सास में और अपनी नानी दोनों में ये चीज़ देखी थी कि लोग बहुत कुरान पढ़ा करते थे। तहज्जुद को जब आँख खुली तब पढ़ना, और मेरे साथ तो तहज्जुद गुज़ार थी और सबके लिए बहुत दुआएँ करती थी। और मेरे हस्बैंड से तो सबको अल्लाह से बहुत प्यार था, लेकिन आखिरी दम तक जिन बच्चों में से का उनका ज़ुबान पे नाम था, वो मेरे हस्बैंड भी उनमें से एक थे। तो जी बहरहाल बच्चे बार बार कहते कि चले बाबा रेडी हो जाएं, कब्रिस्तान चले। तो राशि ने कहा कि नहीं बेटा, पहले ये सारा खाना आप देख फारिग करें, सब लोगों में बांटें, उसके बाद हम घर से जाएंगे। और हमारा यही प्लान था कि हम ना मगरिब से पहले पहले वापस आ जाएं कब्रिस्तान से होके। तो जी कब्रिस्तान वाला जितना भी पार्ट है वो राशिद के उन बहन भाइयों के लिए है जो कि नहीं आ सके, क्योंकि वो दूसरे शहरों में दूसरे मुल्कों में है, तो उनके लिए आना ज़रा इस समझने के ज़रा मुश्किल था। तो ये जो पार्ट उनके लिए था कि आज के दिन अगर वो आना चाह रहे थे, ज़ाहिर बात है माँ बाप किसको अजीज़ प्यारे नहीं होते, तो किसी न किसी इंतहाई मजबूरी की वजह से कोई नहीं आ पाता। तो फिर जी मैंने उनको ये पार्ट एंड वाला उनके लिए किया, ताकि वो भी देख लें अपनी अम्मी की और अब्बू की कब्र, क्योंकि अब सब आबाई कब्रिस्तान में हैं। तो तो लिहाजा फिर सबकी कब्रें आस-पास ही हैं। तो मेरे ख़्याल में जैसे मैंने अपनी सास को बता दिया कि अम्मी जब मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ तो उसका मुझे आपको भी सवाब आएगा, क्योंकि मैं बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और आपको देख के मुझे और शौक़ आया है। तो वो बहुत खुश होती थी, और वो बहुत बहुत खुश होती थी कि अच्छा मेरी बहू ने मुझसे ये ट्रेंड लिया, और वो बहुत खुश होती थी। तो बेहतर यही होता है कि जो हम आस-पास के जो हमारे आस-पास के बहुत प्यारे लोग हैं, तो हमें उनको उनकी ज़िंदगी में बता देना चाहिए कि वो हमें कितने प्यारे हैं, हमें उनकी कौन-सी आदत बहुत पसंद है, अगर वो और कौन-सी कुछ वो आदत हों जो अगर वो उनको छोड़ दें तो वो उनके लिए बेहतर है और हमारे लिए भी। तो जी मेरे ख़्याल में अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। और अगर आपने कोई जो नया देखने वाला ये सीख ले कि मैं आज जो कह रही हूँ कि हमें आस-पास के लोगों को बताना चाहिए कि हमें कितने अज़ीज़ हैं और उनकी आदत हमें कितनी प्यारी लगती हैं और हमने उनसे क्या सीखा। तो मेरे ख़्याल में
इंसान का दिल बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे मेरी सास हमेशा बहुत खुश हुआ करती थी जब मैं उनसे मैं कहती थी, और भी बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह वक्त के साथ मैं बताती रहूँगी कि मैंने उनसे कौन सी अच्छी बातें सीखी हैं, आदत ली हैं। और आपको हमेशा ही आदत और ये ले लेनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो जी कब्रिस्तान से पहले पहले हमने फूल लिए, और फूल लेने के बाद फिर हम कब्रिस्तान की तरफ हमने रुख कर लिया अपना। और आज ऐसा है कि बस आज का दिन बस ऐसा सा गुज़रा, सुबह से अब तकरीबन शाम होने को ऐसा, तकरीबन हम लोगों ने घर से पढ़ के निकले थे, तो दिल बड़ा उदास सा ही है, क्योंकि बस आज के दिन बहुत हमारा प्यारा एक अज़ीज़ दुनिया से रुखसत हुआ था। और बस वो उस समय लेके आज भी उतनी ही तकलीफ़ महसूस हो रही थी जितनी कि 1 साल पहले। तो जी उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी मेरी सास की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत नेक साले औरत थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके सब बच्चों को सब्र दे, और हमें हर वो काम करने की तौफ़ीक अल्लाह मियाँ दे जो कि उसको भी पसंद है, और हमारे बुज़ुर्ग भी किया करते थे। तो जी ये मेरी सास की कब्र है, और इससे अगली जो आएगी मेरे ससुर की कब्र है। तो अल्लाह हम सब, बल्कि हम सब की अल्लाह मियाँ आसानियाँ करे और सबके दर्जात बुलंद करें। और जी मिलते हैं किसी और व्लॉग में आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं जी आज बना रही हूँ सूजी का हलवा। आज मेरी सास की पहली बरसी है, तो देख तो बन ही रही थी, तो साथ मैंने कहा चले उनका पसंदीदा सूजी का हलवा बनाती हूँ। उनको सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैंने सोचा चलो ये मैं बनाती हूँ। इसकी रेसिपी पहले भी शायद शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, लेकिन चले आज मैंने सोचा मैं दोबारा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो जी ये सूजी मैंने तो ली ½ kg, आप जितनी मर्ज़ी ले लें। अगर केजी के हिसाब से मेजर करनी है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप कप के साथ मेजर कर लें तो आसान होगी। तो मतलब आप समझ लें, अगर 1 कप सूजी है भरी हुई, तो 1 ही कप आपको भर के चीनी चाहिए होगी। और इसके अलावा मुझे चाहिए कुछ छोटी इलायची हरे वाली, उसके अलावा मुझे चाहिए किशमिश, और ये मेरे पास कोपरा है, और साथ में ये मेरे पास काजू और कुछ बादाम है। तो मैं इन सबको रोस्ट कर लूँगी अभी देसी घी में, वो आपके सामने पैन में मैं इसको रोस्ट करूँगी। इसके अलावा मुझे पानी चाहिए। पानी जो मेरी रेसिपी है उसमें ये है कि मैं पानी 3 गुना लेती हूँ। मतलब अगर 1 कप सूजी है तो 3 कप मैं पानी लूँगी, उतना ही जितना सूजी का लेवल होगा कप में उतना ही पानी का लेवल लूँगी। तो आप अपने हिसाब से मेजर कर लें कि अगर 1 कप आप सूजी का हलवा बना रहे हैं तो 3 कप आपको पानी चाहिए। तो अब मैं इसके नीचे आग जला दूँगी और चीनी इसमें मैं डाल दूँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। पानी के नीचे मैंने आग जला दी है, और अब मैं इसमें एक डाल दूंगी इलायची, बस खुशबू के लिए, क्योंकि इलायची उसमें भी जाएगी सूजी में भी जाएगी जब भुनाई होगी। तो ये मैंने इसमें इलायची डाल दी, और साथ ही मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। चीनी 1 कप सूजी के हिसाब से 1 भरी हुई, ½ किलो चीनी है और ½ किलो ही मैंने सूजी ली है, क्योंकि मैंने ज़रा ज़्यादा बनानी थी इसलिए। तो अब जी जैसे ही पानी में उबाल आएगा, ये चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी उसमें, तो फिर मैं इसको चूल्हा बंद कर दूँगी। लेकिन चीनी डिज़ोल्व होना ज़रूरी है, तो वो बस थोड़ी देर में शरबत बन जाएगा, ठीक है। अब जी दूसरा स्टेप ये है कि मैंने फ्राई पैन रखा है, इसमें मैं एक एक करके सारे नट्स मैं डालूँगी और फ्राई कर लूँगी। एक एक करके इसलिए डालूँगी कि जो किशमिश है वो थोड़ा सा पानी सा छोड़ जाती है, लिक्विडी सी हो जाती है, तो लिहाजा पहले मैं बादाम और काजू डालूँगी। ये देखें, पहले इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, फिर बाकी जो जो चीज़ें उनको फ्राई करती जाऊँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी डालूँगी, बाकी आप बटर डालना चाहें, ऑयल डालना चाहिए, कोई मसला नहीं है। सूजी का हलवा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही बनता है। जब भी मैं बनाती हूँ तो उसमें ये नहीं फील होता कि वो देसी घी है या ऑयल है। तो जी ये मैं आपको रोस्ट करके दिखाती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून, बस तकरीबन 1 टीस्पून ही इसमें डालूँगी देसी घी। अब इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, बस ज़्यादा जलाना नहीं, आँच हल्की रखनी है आपने, ताकि ये जो है नट्स हैं ये वो ना हो, जले ना, बस हल्की सी आँच पर भी रोस्ट हो जाएंगे, खुशबू आ जाएगी, और जैसे हल्का सा कलर चेंज कर लेंगे मैं इसको निकाल लूँगी। हाँ जी ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा नट्स हो गए हैं हल्के से गोल्डन, तो मैं अब इसको बॉल में निकाल लेती हूँ। हाँ जी ये मैंने निकाल ली है। अब मैं इसमें फ्राई पैन में ये कोकोनट डाल दूँगी, हल्के से कोकोनट भी मैं हल्के से गोल्डन करूँगी, और वो भी इस बॉल में निकाल लूँगी।
ये देखिए हल्का हल्का ये भी गोल्डन होने शुरू हो गया। बस मैंने उसी जो में 1 टीस्पून जो मैंने डाला था देसी घी, मैं उसी में सारा कुछ रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा तो इसमें घी चाहिए नहीं होता, बस मकसद रोस्ट करना है हल्के से घी में, तो वो हो रहा है। हाँ जी, ये जो गिरी है ये भी रोस्ट हो गई है। अब इसी पैन में मैं डाल दूँगी एंड पे किशमिश। किशमिश थोड़ा सा ना पानी छोड़ती है, तो ये फिर बाकी चीज़ें भी ना डिस्टर्ब हो जाती हैं, ये जो बाकी नट्स वगैरह होते हैं, ये भी रोस्ट करके मैं डाल दूँगी। आप मेक श्योर कर लीजिएगा हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी और धुली हुई हो। अब पानी पकना शुरू हो गया, ये देखें, तो एक दो और बॉयल आएंगे तो मैं फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। हाँ जी जी, मैंने कढ़ाई ले ली है एक, और इसमें मैं अब ऑयल डाला हुआ है। मेरे पास देसी घी अवेलेबल नहीं था ना दूसरा घी, तो मैंने ऑयल में बना रही हूँ हलवा। देसी घी असल में आजकल सर्दियाँ आ गई ना, शॉर्ट हो गया है। मैंने 3-4 जगह से पता किया है, लेकिन जो मुझे मिला नहीं है। और वैसे जो घर में देसी घी वो काफ़ी थोड़ा है, मतलब पूरा नहीं आना था, तो सोचा मैंने इसमें मैं ऑयल डाल लेती हूँ। तो ये हल्का सा, मैं ये देखें ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है और सूजी में से खुशबू आती है, आपने आंच बहुत थोड़ी रखनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा आंच तेज़ रखेंगे तो आपकी सूजी बज़ाहिर तो गोल्डन हो जाएगी, लेकिन वो वैसे जल जाती है। तो जो सूजी की बुनाई है बहुत भी नहीं होती, लेकिन ये ना हो कि बिल्कुल ही आप दिया सा जला के उस पर रख दें, लेकिन हल्की सी इतनी हो कि उसको मसलसल ना लगती रहे आँच। तो थोड़ी सी जैसे ही ये देखें हल्की हल्की सी अब मूवमेंट आ गई है इलायचियों में, तो मैं इसमें साथ ही सूजी डाल दूँगी और हल्की सी आँच पे इसके भुनाई करूँगी। हाँ जी, हल्की हल्की इसमें से स्मेल आ रही है इलायचियों में से, तो मैं अब इसमें मैं साथ ही डाल दूँगी सूजी। आंच आपकी हल्की होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ आंच ना हो। अब साथ ही आप इसको मिक्स करना शुरू कर दें। बस सारी मेहनत सूजी की भुनाई तक की होती है, उसके बाद तो वो जो होता है शरबत भी पका हुआ आता है चीनी का, बाकी कोई चीज़ ऐसी होती ही नहीं है कि आप कहें कि इसमें कोई टाइम लगता है। बस ये थोड़ी सी भुनाई में टाइम लगता है, वो अब आप थोड़ी सी मेहनत से कर लें। तो जी मैं आपके सामने सूजी भूनती भी जाती हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप देखते भी जाएंगे कि कितना कलर इसका चेंज हो रहा है। और जी अब जब लास्ट में मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कितना मुझे कलर चाहिए। अब ये मैंने हल्की सी आंच रखी हुई जिस पे सूजी अब मैं बुनाई करूँगी। 10-12 मिनट तो कम से कम लग ही जाएंगे। हाँ जी, हल्का हल्का जी इसके खुशबू आनी शुरू हुई है सूजी की, ये देखिए ये कंबाइन हो रही है, तो इसका मतलब है कि अब ना इसकी बुनाई शुरू हो गई है। पहले तो ऐसे गर्म थी तो कढ़ाई में डाला था मैंने, अब इसकी हल्की हल्की ये बुनाई शुरू होगी इसकी। ये देखिए ये इसकी निशानी है, सूजी की हल्की हल्की बुनाई हो रही है, इसका हल्का सा हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो जी मैंने आपको एक बात बताती हूँ कि मेरी जो सास थी वो बहुत नेक औरत थी, और जब मेरी शादी हुई तो बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ा करती थी। और मैं सच बताऊँ, मुझे कुरान पढ़ना, मैं घर से भी पढ़ती थी, जब एक अनमैरिड बच्चियाँ कितना कोई रूटीन में कुरान पढ़ सकती हैं, पढ़ते थे। हमारे घर भी बहुत ट्रेंड था नमाज कुरान का, रोज़े का, अम्मी की तरफ से सब कुछ मिला हुआ था मुझे। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा कुरान में अपनी सास को पढ़ते देखती तो मुझे इतनी खुशी होती थी। और ना मैंने जो सच बताऊँ, मैंने जो कुरान पढ़ने की जो बहुत ज़्यादा आदत ली है ना, वो मैंने अपनी सास से ली है। अल्लाह उनकी मफ़रत करे, जन्नत में आला मुकाम हो उनका। और क्योंकि ये इतनी अच्छी आदत है तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। जब मैं वो एक टाइम में 3-3 4-4 पारे पढ़ा करती थी, और उनकी ये समझे जवानी की आदत थी, वो बहुत शुरू से वो मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ा करती थी। तो खैर जी, ये जब तक मैं ज़िंदा हूँ कुरान पाक पढ़ती रहूँगी तो इस चीज़ का और मोहब्बत का स्वाब उनको भी जाया करेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये इतनी अच्छी आदत मैंने उनसे ली है। और अल्लाह ताला मुझे मरते दम तक ये जो आदत है मेरी, इस पर मुझे कायम रखे। और वो भी जब डेथ से पहले उनको डेमेंशिया हो गया था, फिर उनको अल्जाइमर हो गया, लेकिन उसके बावजूद अगर मम्मी, हम कहते थे ना अम्मी ज़रा कोई सूरह यासीन या सूरह मुल्क तो सुनाए, तो वो सुनाती थी। मतलब ये देखें, कुरान से मोहब्बत ही ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला वो इंसान के दिल से नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो उनको वो वाले कुरान के कुछ पार्ट्स ज़ुबानी याद थे। तो जब उन्हें हमने कहा ना अम्मी आप सूरह यासीन या सूरह मुल्क सुनाएं, तो वो सुनाती थी। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कुरान पढ़ने की आदत है, या मैंने आदत ली है, ये अपनी मैंने सास से ली है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी। अगर हम अपने माँ बाप की अच्छी आदत अपने लोगों को बता सकते हैं, तो हमारी सास भी हमारी माँ की तरह ही होती है, और हमें उनकी भी बहुत सी अच्छी आदत बतानी चाहिए जो हम अडॉप्ट करते हैं। देखिए, शख्सी कमज़ोरी तो हर बंदे में होती हैं, वो मेरे में भी हैं, वो आप में भी होंगी। कोई दुनिया वो फरिश्ते हैं जिनमें शख्सी कमज़ोरियाँ नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में इंसान बनाए और हर कमज़ोरी के साथ ही पैदा हुआ है। तो कामयाब वही है जो अपनी इन नाकामियों कमज़ोरियों को
पाँव रख के अगला अगला जन्नत में पाँव रख ले। तो बहरहाल हमें अपने उन लोगों का भी ज़रूर जिक्र करना चाहिए जो हमारे इन लॉज में से हमारे स्पेशली सास ससुर हैं, वो बल्कि किसी का भी आप मत रखें। आपने जो चीज़ अच्छी सीखी है वो आपको बतानी चाहिए कि हाँ जी हमने ये फ़लाँ बंदे से सीखी है, और इसमें आपका बड़ापन तो होगा, सुनने वाला भी बहुत खुश हो। हाँ जी, ये देखिए सूजी की ऑलमोस्ट बुनाई हो चुकी है। आपको कलर शायद इसका नज़र आ रहा हो कि चेंज हो गया है। अब मैं इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, बहुत ध्यान से, क्योंकि पानी भी बहुत तेज़ गर्म है और सूजी तो है ही है गर्म। तो अब इसमें हल्का हल्का मैं पानी डालूंगी बहुत ध्यान से, और आप साथ साथ में ये हिलाते जाएँ। वैसे गुटलियाँ तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी आप हिलाते जाएँ ताकि ये ना इकट्ठा मिक्स हो जाए। अगर गुटली लगे भी तो फ़ौरन निकल जाएगी ये। तो अब इसकी आंच मैं थोड़ी सी कंपैरेटिवली तेज़ कर दूंगी ताकि ये इसका पानी खुश्क हो जाए। पहले कम थी ये देखें, तो अब मैं इसकी थोड़ी सी तेज़ कर लूँगी ताकि जी सूजी की बुनाई अच्छी तरीके से तो मैंने कर दी है। अब पानी जो है वो कुछ बस खुश्क होना है। अब पानी भी इस तरह पका के मैंने रख लिया था। अभी तो ये देखें ना पानी पानी सा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा थिक होगा ना तो इसमें से बबल्स बहुत तेज़ी से निकलेंगे बाहर। तो तब आपको हाथ किसी चीज़ से कवर कर लीजिएगा, ये बहुत एहतियात से इसके, क्योंकि लास्ट वाला जो पानी होगा उसमें से बबल्स निकल के आप पे छींटे डलते हैं, तो तब आप बहुत एहतियात कर लीजिएगा। अभी तो लिक्विडी सा पानी, अभी कोई इतना वो नहीं है। ये देखें अब इसके छींटे उड़ने शुरू हो गए, तो मैं भी ज़रा पीछे हो गई हूँ। और बस बहुत एहतियात से यहाँ आपने बस ये इसका थोड़ा सा ये क्रिटिकल पार्ट है इस रेसिपी का, मुझे जब हलवा बनता है जैसे ही थोड़ा सा इसके बबल्स बैठते हैं तो फिर मैं भी रिलैक्स होकर इसकी बुनाई करूँगी। लेकिन अब आपने बहुत एहतियात करनी है। हाँ जी, ये देखिए सूजी ये काफ़ी जल्दी इसकी बुनाई हो जाती है, पानी जल्दी खुश्क हो जाता है। तो बस ये देखिए ज़रा घी भी निकलना शुरू हो गया है इसका, और ये ऑलमोस्ट तकरीबन डन ही हो गई है। अब थोड़ी सी बुनाई करके मैं इसमें ये जो है मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे वो भी डाल दूँगी। हाँ जी तकरीबन सूजी की बुनाई, हलवे की बुनाई हो चुकी है। अब इसमें नट्स भी डाल दिए, इसको मिक्स करूँगी हल्के से हाथ से। और इसके अलावा ये है कि अब मैं हल्की सी आंच पे ना ये हलवा रखूँगी। उसकी रीज़न ये है कि अभी हमारा थोड़ा सा जो खाना आता है, तो देग जो है बनाने जो दी हुई है वो थोड़ा सा 15-20 मिनट थोड़ा सा लेट है। तो जैसे ही ये आता है तो फिर मैं ताकि हल्की सी आंच पे एक फ़ायदा ये होगा कि ये यकीन माने कुछ चीज़ों की ना टिप्स आपके बड़ी काम आती हैं। तो ये हल्की सी आंच पे इसका टेस्ट और अच्छा बन जाएगा और घी भी अच्छे तरीके से बाहर आ जाएगा। और वो जैसे ये देखें ना किस कदर खूबसूरत शक्ल है। आपको कैमरे में शायद इतनी अच्छी शक्ल ना नज़र आ रही है, लेकिन हकीकतन ये है कि बहुत ही प्यारी माशाल्लाह शक्ल है। और ये देखिए घी भी निकल आया है इसका। तो हल्की सी आंच पे और पड़ा रहेगा। मैंने कहा चले जी अब मैं आपको फटाफट दिखाई दूँ। अभी तो देखो सिर्फ से धुआं निकल रहा है, और ये आप ये देखें हलवा में किस कदर बेहतरीन शक्ल है और टेस्ट भी लाजवाब है। और उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और आप मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आप गार्निशिंग के तौर पे जब आप सर्व कर रहे हो तो थोड़े से तिल ऊपर डाल दें, वो भी अच्छे लगते हैं। और कुछ भी जैसे अब ये तो हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी आपकी पसंदीदा चीज़, ज़ाफ़रान के कुछ अगर आपके पास कह लें थ्रेड्स हैं तो वो ऊपर डाल लें। तो बहरहाल जी कुछ ना कुछ आइडिया आप एक दूसरे से इंसान देता रहता है। चलो जी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपको किसी और रेसिपी में। तब तक अल्लाह हाफिज़।